नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है उन्नाव उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। उन्नाव शहर का एक मोहल्ला है जुराखन खेड़ा। हिंदू मुस्लिम की मिलीजुली आबादी वाले इस मोहल्ले में राजेंद्र अवस्थी का परिवार रहता था। उनकी पत्नी कमला अवस्थी घरेलू महिला थी, जबकि राजेंद्र अवस्थी सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो दौलतमंद तो नहीं थे, लेकिन समाज में उनकी अच्छी छवि थी। शहर में उनका निजी मकान था और उनके 3 बच्चों में योगेंद्र कुमार सबसे बड़ा था। राजेंद्र अवस्थी की तमन्ना थी कि उनका बेटा योगेंद्र उच्च शिक्षा हासिल कर अफसर बने और उनका नाम रोशन करे, लेकिन उनकी ये तमन्ना अधूरी रह गई। योगेंद्र कुमार ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की तलाश में लग गया। कई महीने की दौड़ धूप के बाद उसे उन्नाव की एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। योगेंद्र कुमार नौकरी करने लगा तो राजेंद्र को उसके ब्याह की फिक्र होने लगी। उनके पास कई रिश्ते आए भी, लेकिन बात नहीं बनी। दरअसल वो सीधी सादी, सामाजिक व संस्कारवान लड़की चाहते थे, लेकिन ऐसी लड़की उन्हें मिल नहीं रही थी। इस तरह कई साल गुजर गए और योगेंद्र कुंवारा ही रहा। उन्हीं दिनों योगेंद्र कुमार की मुलाकात श्रद्धा से हुई। श्रद्धा स्टेशन रोड उन्नाव में रहती थी और एक फर्म में जॉब करती थी। मुलाकातों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। आकर्षण दोनों ही तरफ था, सो वे जल्द ही एक दूसरे से मन ही मन प्यार करने लगे। छुट्टी वाले दिन दोनों साथ साथ घूमते, हंसते, बतियाते और प्यार भरी बातें करते। एक रोज योगेंद्र और श्रद्धा गंगा बैराज गए। वहां वे कुछ देर घूमते रहे और गंगा की लहरों का आनंद उठाते रहे। फिर एकांत में बैठकर बातें करने लगे। बातचीत के दौरान ही अचानक योगेंद्र श्रद्धा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, श्रद्धा, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी क्या बात है जिसे कहने के लिए तुम सकुचा रहे हो? जो भी दिल में हो साफ साफ कहो, मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। श्रद्धा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। श्रद्धा थोड़ा शर्माई, फिर मन मन मुस्कुराते हुए बोली, योगेंद्र, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के लिए मैं बेकरार थी। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? योगेंद्र ने श्रद्धा के चेहरे पर नजर गड़ाते हुए पूछा। यही कि हमारे तुम्हारे घर वाले हम दोनों के प्यार को स्वीकार करेंगे क्या? उसने मन की शंका जाहिर की। क्यों नहीं करेंगे? यदि मना करेंगे तो हम उन्हें मनाएंगे, योगेंद्र ने समझाया। तब ठीक है, श्रद्धा संतुष्ट हो गई। उस दिन के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन एक दिन योगेंद्र कुमार ने अपने माता पिता से श्रद्धा के बारे में बताया तो वे भड़क गए। उन्होंने उसे अपनी घर की बहू बनाने से साफ मना कर दिया। योगेंद्र ने जब उन्हें प्यार से समझाया तो वो किसी तरह से राजी हो गए। इधर श्रद्धा के माता पिता भी बेटी की जिद के आगे झुक गए। इसके बाद योगेंद्र और श्रद्धा ने सामाजिक रीति रिवाज से शादी कर ली। श्रद्धा योगेंद्र की दुल्हन बन ससुराल आ तो गई थी, किंतु राजेंद्र व कमला अवस्थी ने उसे मन से बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने जिस संस्कारवान बहू के सपने सजोए थे, श्रद्धा वैसी नहीं थी। वो तो खुले विचारों वाली आधुनिक थी। वो ना तो सास ससुर के नियमों को मानती थी और ना ही उनके रीति रिवाजों को। वो ना तो ससुर से पर्दा करती थी और ना ही सास का सम्मान करती थी। शादी के 2 साल बाद श्रद्धा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम गौरी रखा। गौरी के जन्म से जहां श्रद्धा और योगेश खुश थे, वहीं राजेंद्र और कमलावस्थी का चेहरा उतर गया था। गौरी के जन्म के बाद कमला को उम्मीद थी कि बहू की चाल ढाल में सुधार आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से ज्यादा स्वच्छंद हो गई। आधुनिक कपड़े पहन वो बन संवर कर घर से निकलती और फिर कई घंटे बाद लौटती। रोकने टोकने पर वो सास से बहस करती। गौरी के जन्म के बाद श्रद्धा ने नौकरी छोड़ दी थी, जिससे वो आर्थिक संकट से जूझने लगी थी। उसके पति योगेंद्र की इतनी कमाई नहीं थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। इस आर्थिक संकट के कारण श्रद्धा और योगेंद्र में झगड़े होने लगे थे। श्रद्धा की जुबान ज्यादा खुली तो योगेंद्र उसकी पिटाई भी करने लगा। योगेंद्र कुमार का एक दोस्त प्रमोद कुमार वर्मा था। वो उसके मोहल्ले में ही रहता था। प्रमोद का योगेंद्र के घर गाहे बगाहे आना जाना होता था। वो योगेंद्र को भैया और श्रद्धा को भाभी कहता था।
इस आने जाने में प्रमोद की नीयत श्रद्धा पर खराब हुई। वो उसे पाने के सपने देखने लगा। प्रमोद पहले तो जब तब ही आता था, लेकिन जब से नीयत खराब हुई थी तब से उसके चक्कर बढ़ गए थे। वो जब भी घर आता गौरी तथा श्रद्धा के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लाता। ना नुकुर के बाद श्रद्धा उसके लाए उपहार स्वीकार कर लेती थी। हालांकि सास कमला को प्रमोद का घर में आना अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी वो उसे टोक भी देती थी। कहते हैं औरत को मर्द की नजर की परख होती है। श्रद्धा भी जान गई थी कि प्रमोद की नजर में खोट है, वो उस पर लट्टू है। श्रद्धा उससे बातचीत और हंसी ठिठोली तो करती थी, लेकिन उसे सीमा पार नहीं करने देती थी। श्रद्धा को जब कभी पैसों की जरूरत होती तो वो उससे मांग लेती थी। दरअसल श्रद्धा जानती थी कि ना प्रमोद पैसा मांगेगा और ना ही उसे उधारी चुकानी पड़ेगी। कुछ समय बाद गौरी बीमार पड़ी तो उसके इलाज के लिए योगेंद्र और श्रद्धा ने प्रमोद से 10,000 रुपए उधार मांगे। प्रमोद ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब श्रद्धा ने विशेष अनुरोध किया तो उसने योगेंद्र को रुपया दे दिया। उचित समय पर इलाज मिल गया तो उसकी बेटी गौरी स्वस्थ होकर घर आ गई। प्रमोद ने कुछ महीने तक पैसे का तकादा नहीं किया। उसके बाद पैसे मांगने के बहाने वो अक्सर श्रद्धा के घर आने लगा और श्रद्धा से नजदीकियां बढ़ाने लगा। वो हंसी मजाक में सामाजिक मर्यादाएं भी तोड़ने लगा था। श्रद्धा उसके एहसानों तले दबी थी तो उसकी हरकतों का ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाती थी। एक शाम कमला किसी काम से पड़ोस में गई थी, तभी प्रमोद आ गया। उसने श्रद्धा को घर में अकेले पाया तो वो उससे अश्लील हंसी मजाक व छेड़छाड़ करने लगा। उसी समय योगेंद्र काम से घर वापस आ गया था। उसने दोनों को हंसी मजाक करते देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रमोद को जलील कर वहां से भगा दिया, फिर पत्नी पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने श्रद्धा की जमकर पिटाई की। घर में कलह बढ़ी तो बढ़ती ही गई। योगेंद्र कभी प्रमोद के बहाने तो कभी आर्थिक तंगी के बहाने श्रद्धा को प्रताड़ित करने लगा। घर में श्रद्धा की कोई सुनने वाला ना था। सास ससुर अपने बेटे का पक्ष लेते और उसे ही दोषी ठहराते थे। पति की प्रताड़ना से श्रद्धा बहुत परेशान थी। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगी। 8 मार्च 2018 की शाम 4 बजे श्रद्धा अपनी बेटी गौरी को सास कमला को थमाकर ये कहकर घर से गई कि वो बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रही है, 2 घंटे में वापस आ जाएगी। लेकिन जब वो रात 8 बजे तक वापस नहीं आई तो घर वालों को चिंता हुई। श्रद्धा का पति योगेंद्र उसकी खोज में जुट गया। वो सारी रात उन्नाव शहर की गलियों की खाक छानता रहा, लेकिन श्रद्धा का पता नहीं चला। एक कहावत है कि नेकी जाए 9 कोस और बदी जाए 100 कोस। अच्छी खबर देर से पता चलती है, लेकिन बुरी खबर जल्दी फैलती है। जुराखन खेड़ा मोहल्ले में भी ये खबर बहुत जल्द फैल गई कि राजेंद्र अवस्थी की बहू श्रद्धा घर से भाग गई है। बदनामी से बचने के लिए राजेंद्र व उनके बेटे योगेंद्र ने श्रद्धा को हर संभावित जगह पर तलाश किया, लेकिन उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। लगभग 2 हफ्ते तक योगेंद्र कुमार अपनी पत्नी श्रद्धा की तलाश में जुटा रहा। जब वो नहीं मिली तो आखिर 22 मार्च 2018 को वो उन्नाव कोतवाली जा पहुंचा। उसने कोतवाल सियाराम वर्मा को बताया कि उसकी पत्नी श्रद्धा 8 मार्च 2020 से गायब है। उसे शक है कि उसकी पत्नी को उसका दोस्त प्रमोद कुमार भगा ले गया है। योगेंद्र की तहरीर पर कोतवाल ने धारा 366 के तहत प्रमोद कुमार वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और श्रद्धा को खोजने के प्रयास में जुट गए। प्रमोद को रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी हुई तो वो घबरा गया और डर की वजह से अपने घर से फरार हो गया। इधर 2 अप्रैल 2018 की सुबह उन्नाव जिले के शेरपुर कला गांव के लोगों ने सड़क किनारे एक महिला का अधजला शव देखा। ग्राम प्रधान किशन पाल ने इसकी सूचना थाना असीवन पुलिस को दी। प्रधान की सूचना पर पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा शिनाख्त न होने पर शव को पोस्टमार्टम हेतु उन्नाव भेज दिया। इस अज्ञात शव की जानकारी उन्नाव के कोतवाल सियाराम वर्मा को हुई तो उन्होंने योगेंद्र कुमार को थाना कोतवाली बुलवाया और शव शिनाख्त हेतु थाना असीवन चलने को कहा। योगेंद्र अपनी मां तथा परिवार की 2 अन्य महिलाओं को साथ लेकर असीवन पहुंचा। योगेंद्र तथा महिलाओं ने शव की फोटो, कपड़े तथा चूड़ियां देखकर शव की शिनाख्त श्रद्धा के रूप में की। योगेंद्र ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की हत्या प्रमोद कुमार वर्मा ने की है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले को धारा 366, 302, 201 के तहत दर्ज कर प्रमोद वर्मा की तलाश तेज कर दी। सियाराम वर्मा इस मामले में प्रमोद कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर पाते
उसके पहले ही उनका तबादला हो गया। नए कोतवाल जयशंकर ने इस मामले में तेजी दिखाई और आरोपी प्रमोद कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रमोद गुहार लगाता रहा कि वो निर्दोष है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। हत्या आरोपी प्रमोद कुमार लगभग 14 महीने तक जेल में रहा। उसके बाद हाईकोर्ट ने उसकी जमानत स्वीकार कर ली। जेल से बाहर आने के बाद प्रमोद ने नए कोतवाल राजेश सिंह से गुहार लगाई कि वो निर्दोष है। उसके दोस्त योगेंद्र ने उसे पत्नी की हत्या के आरोप में गलत फंसाया है। राजेंद्र सिंह ने श्रद्धा की फाइल का निरीक्षण किया तो उन्हें भी शक हुआ, इसलिए उन्होंने माननीय न्यायालय में मृतक महिला श्रद्धा, उसकी बेटी गौरी तथा परिवार के अन्य जनों का डीएनए टेस्ट कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अनुमति मिलने के बाद टेस्ट कराया गया तो डीएनए रिपोर्ट परिवार के सदस्यों से मेल नहीं खाई। इससे कोतवाल राजेश सिंह समझ गए कि परिवार वालों ने जिस मृत महिला की शिनाख्त श्रद्धा के रूप में की थी वो श्रद्धा नहीं थी। लेकिन सवाल ये भी था कि आखिर श्रद्धा है कहाँ। इधर सितंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में योगेंद्र के घर रजिस्टर डाक से एक पत्र आया। पत्र पर श्रद्धा अवस्थी का नाम, पता तथा मोबाइल नंबर अंकित था। पत्र देखकर योगेंद्र चौंका। उसने पोस्टमैन को श्रद्धा को अपनी पत्नी बताकर पत्र रिसीव कर लिया। उसने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड था, जिसे अहमदनगर स्थित एक्सिस बैंक से भेजा गया था। एटीएम कार्ड देखकर योगेंद्र का माथा ठनका। वो सोचने लगा कि क्या श्रद्धा जीवित है। घबराया योगेंद्र कोतवाली पहुंचा और सारी जानकारी कोतवाल राजेश सिंह को दी। राजेश सिंह ने ये बात एसपी आनंद कुलकर्णी को बताई और आशंका जताई कि श्रद्धा अवस्थी जीवित है। आनंद कुलकर्णी ने सर्विलांस टीम को मामले की जांच में लगाया। सर्विलांस टीम ने जांच की तो श्रद्धा की लोकेशन महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में ट्रेस हुई। पुलिस ने श्रद्धा की निगरानी शुरू कर दी। 13 अक्टूबर 2020 की शाम 4 बजे श्रद्धा की लोकेशन झांसी की मिली। थाना प्रभारी समझ गए कि श्रद्धा एटीएम कार्ड लेने आ रही है, इसलिए वो योगेंद्र को साथ लेकर पुलिस टीम सहित कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच गए, क्योंकि यही श्रद्धा को ट्रेन से उतरना था। उसके बाद उसे बस से उन्नाव रवाना होना था। शाम 6 बजे ट्रेन कानपुर स्टेशन पहुंची। ट्रेन से उतरते ही पति योगेंद्र ने उसे पहचान लिया। तभी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। श्रद्धा को उन्नाव कोतवाली लाया गया। श्रद्धा के जीवित होने की सनसनी उन्नाव शहर में फैली तो कोतवाली में उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया का भी जमावड़ा लग गया। पीड़ित प्रमोद कुमार वर्मा का परिवार भी कोतवाली आ गया। पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धा से पूछताछ की। श्रद्धा ने पुलिस व मीडिया को जानकारी दी कि वो पति की प्रताड़ना से परेशान होकर खुद ही घर से गई थी। घर से भागकर वो उन्नाव स्टेशन पहुंची। उस समय लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वो उसी में सवार हो गई। झांसी से एक युवक ट्रेन में सवार हुआ। वो महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का रहने वाला था। उससे परिचय हुआ तो उसने उसे आपबीती बताई। वो युवक उसे अहमदनगर ले गया। उसी की मदद से वो एक अस्पताल में काम करने लगी और महिला हॉस्टल में रहने लगी। अस्पताल से उसकी सैलरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती थी, जिसके लिए श्रद्धा ने सितंबर 2020 में अहमदनगर स्थित एक्सिस बैंक शाखा में अपना खाता खुलवाया था। बैंक ने उसका एटीएम कार्ड आधार कार्ड के पते पर भेज दिया, जिस पर उन्नाव का पता दर्ज था। जब उसे बैंक से जानकारी हुई तो वो 11 अक्टूबर 2020 को अहमदनगर से उन्नाव के लिए रवाना हुई, जहां 13 अक्टूबर को पुलिस ने उसे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। हत्या आरोपी प्रमोद कुमार ने मीडिया को जानकारी दी कि उसका तो कैरियर ही चौपट हो गया है। पढ़ाई बंद हो गई, धंधा चौपट हो गया तथा निर्दोष होते हुए भी 14 महीने जेल में रहना पड़ा। जिन लोगों ने उसे झूठे मामले में फंसाया उनके खिलाफ वो धारा 169 के तहत कार्रवाई करेगा। उसने पुलिस कप्तान को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। अब पुलिस श्रद्धा के जीवित होने के सारे सबूत कोर्ट में पेश करेगी। श्रद्धा तो जीवित मिल गई, लेकिन प्रश्न फिर भी है कि आखिर वो अधजला शव किस महिला का था, जिसकी पहचान योगेंद्र और उसके घर वालों ने श्रद्धा के रूप में की थी। क्या उसकी पहचान पुलिस करा पाएगी? क्या उसके कातिलों को सजा मिल पाएगी? हालांकि पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी उस मामले की दोबारा जांच की बात कह रहे हैं। ये तो समय ही बताएगा कि मृत महिला की मौत का रहस्य खुलता भी है या नहीं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।